सो आई थिंक वी आर लाइव। वेट करते हैं जरा बाकी लोग भी जुड़ जाएं सो वी कैन स्टार्ट फॉर द क्लास। तब तक मैं जरा बोर्ड को रेडी कर लेता हूँ। Yes. Good evening to all of you. So in this session we are going to talk about उड़ीसा फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी आई हुई है 1000+ पोस्ट जो आपको देखने को मिलेगी केवल और केवल फार्मासिस्ट की। वैसे तो 2400-2500 के आसपास पोस्ट है। इट इज मोर देन 2400 वैकेंसी। सो उसमें 2 वैकेंसीज मेजरली हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन दैट, राइट। यस। सो जिन्होंने ज्वाइन किया एक बार फटाफट जो है कंफर्म कर दीजिए ऑडियो और वीडियो सब कुछ सही है सो दैट वी कैन स्टार्ट फॉर द क्लास। यस, बताइएगा गंजी, कुछ कहना चाह रहे हैं? यस। तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि एवरीथिंग ऑल राइट, सो वी कैन स्टार्ट। एक मिनट रुकिए जरा, और भी ग्रुप में देख लूं मैं सब सही है ग्रुप में। यस, आई थिंक इट्स ओके। चलिए, देखिए जब भी किसी एग्जामिनेशन की हम तैयारी करते हैं आप सभी को पता है कि ये 2023 ईयर जो रहा है ये वैकेंसी से फुल रहा है। चाहे वो ये एसआईसी की हम बात करें, चाहे वो एसजीपीजीआई की बात करें, चाहे एम्स के अलग अलग डिफरेंट सेंटर में आपको देखने को मिले। और हाल ही में सीआरई का एग्जामिनेशन आपने दिया हुआ है, राइट। यस, OSSC में मैक्सिमम उड़ीसा के ही बच्चे दे सकते हैं इसको एग्जामिनेशन को। डाउट सेशन विल टेक इन द लेटर सेशन, ठीक है। चलिए, फर्स्ट लेट मी स्टार्ट। जो भी आपका डाउट है आप लास्ट में प्लीज पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, आप देखेंगे ये ऑफिशियल। तो जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो कुछ मूल बातें जो है जरूरी होती हैं, ठीक है, वो जानना जरूरी होता है। सबसे पहली बात है जो ये जो उड़ीसा की फार्मासिस्ट की आप वैकेंसी देखेंगे या OSSC फार्मासिस्ट की, समझने की जरूरत है बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ फार्मासिस्ट वैकेंसी। तो सबसे पहले आपको इसके रोल की जरूरत है समझने की कि रोल क्या है। जो फार्मासिस्ट का सिलेक्शन हो रहा है, जो चयन हो रहा है, व्हाट इज गोइंग टू बी द पर्पस ऑफ दिस वैकेंसी, क्योंकि इसी पर्पस से ही आपकी कॉम्पिटेंसी डिसाइड होती है और इसी पर्टिकुलर कॉम्पिटेंसी या रिक्वायरमेंट की वजह से आपका सिलेबस डिसाइड होता है, राइट। तो जब भी कोई वैकेंसी आती है तो उसके बारे में सबसे पहले A to Z इंफॉर्मेशन हमें सारी चीजें समझनी चाहिए। इसके बारे में मैंने जो है यूट्यूब पर वीडियो भी बनाई हुई है, वैकेंसी के बारे में A to Z सारी इंफॉर्मेशन। एक स्ट्रेटजी वाइज सेशन मैंने वहां भी बनाया हुआ क्योंकि वो भी एक परिवार है यूट्यूब पे, तो उन परिवार के लिए भी मैंने बनाया हुआ ताकि वो भी किसी से अछूते ना रह जाए, उनको सब कुछ पता रहे, सारी इंफॉर्मेशन पता रहे कि हाँ तैयारी कैसे करनी है। जो लोग मेरे से नहीं जुड़ पाए हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं डेडिकेटेड कोर्सेज में, उनको तो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा ही, साथ साथ वो जो फैमिली है उसको भी पता लगे। तो OSSC फार्मासिस्ट में आप देखेंगे सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ दिस फार्मासिस्ट कि फार्मासिस्ट का रोल क्या है सोसाइटी में। अवेयरनेस का रोल है, ठीक है, और जितने भी ड्रग्स वगैरह उसका डिस्ट्रीब्यूशन में रोल है, डिस्पेंसिंग में। तो आप देखेंगे वहां से कॉम्पिटेंसी डिसाइड होती है और ये जो कॉम्पिटेंसी डिसाइड होती हैं दे आर एक्चुअली गोइंग टू डिसाइड योर सिलेबस। इसीलिए आप देखोगे जनरल अवेयरनेस का भी पोर्शन होता है, फिर इंग्लिश भी पूछ लिया जाता है, अलग अलग पोर्शन पूछ लिए जाते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग सिलेबस वगैरह, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी सेशन है तो बहुत बेसिक चीजें हम लोग बात करेंगे। पढ़ाई तो हमारी सेशन आगे जो है जानकारी सारी स्टार्ट होती रहेगी, बट बिकॉज टुडे इज गोइंग टू बी द इंट्रोडक्टरी सेशन, सो आज समझना बहुत जरूरी, क्योंकि आज का सेशन अगर आप नहीं समझेंगे तो प्रॉपर वाइज स्ट्रेटजी वाइज स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। सो
बेसिकली आपकी स्टार्टिंग हो जाए प्रॉपर तरीके से। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट, लेट मी स्टार्ट। यस, तो सबसे पहले आप वैकेंसी देखिए इसके बारे में, ठीक है, क्योंकि 22 से भरा जाना इसके बारे में थोड़ा सा अवेयरनेस जरूरी है। 15 दिसंबर को इसको एडवर्टाइज किया गया, इस तरीके से आप देखेंगे, ठीक है। दो वैकेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक है फार्मासिस्ट की, एक है इंपॉर्टेंट मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर। दो वैकेंसीज है और ये दोनों वैकेंसी 2400 से प्लस है, 2400 से अबव है ये वैकेंसी आप देखेंगे। तो स्टार्टिंग डेट थी 22 दिसंबर। तो पहली सीख हमें ये लेनी है कि हमें लास्ट मोमेंट का वेट नहीं करना है और इतनी भी जल्दीबाजी नहीं कर देनी है कि फॉर्म गलत भर देना है। तो फॉर्म बहुत प्रॉपर तरीके से भरना है, समय लेके भरना है, हर एक एक बात को समझ के, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ करियर। बच्चे क्या करते हैं, जल्दीबाजी में फॉर्म गलत भर देंगे, कहीं बाप का नाम गलत, मदर का नेम गलत, कहीं डेट ऑफ बर्थ गलत, बाद में कहते हैं सर क्या कर सकते हैं। सो यू नीड टू फर्स्ट प्रिकॉशन यू नीड टू टेक, आपको सही तरीके से फॉर्म भरना है, जल्दीबाजी करनी लेकिन जल्दीबाजी में गड़बड़ नहीं करना है, ये सब सारी चीजें ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन, बार बार मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको पता होना चाहिए। तो फार्मासिस्ट और मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आप दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप दोनों को ही देखना है, ठीक है। तो फार्मासिस्ट में आप देखेंगे डिप्लोमा और बी फार्मा दोनों एलिजिबल है, एज वगैरह आपको मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेयर किया हुआ है। मल्टीपर्पज वाले में डिप्लोमा आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये सब सारी जो चीजें हैं वो आप देख लो, जो भी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के क्लोजिंग डेट से पहले पहले, तो चाहे आपको रिजर्वेशन वाला सर्टिफिकेट लेना हो, चाहे आपको कोई भी डॉक्यूमेंटेशन हो, दैट शुड बी बिफोर द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए, ये सब ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है, मैं बार बार इसको रिपीट नहीं करूंगा, आपका समय जाया नहीं करूंगा मैं, ठीक है। ये सब कोई फीस नहीं ली जा रही है, बहुत अच्छी बात है कि फीस नहीं ली जा रही है, ठीक है। कैसे अप्लाई करना है ये सब ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। फोटो अगर आपको सारी चीजें तैयारी कर लेनी है, चेकलिस्ट बना लेना है, सब कुछ ये सब। अब देखिए, ये वाला पैटर्न बड़ा समझना जरूरी है। पैटर्न क्यों सिलेबस ये दिया है आखिर, तो ये पैटर्न बहुत जरूरी है। आप देखिए, एक ही पेपर होगा, या तो ये तो एमसीक्यूज बेस होगा, या तो ये ओएमआर बेस करा देंगे ऑफलाइन में जैसे हम लोग टिक लगाते हैं, या फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये करा सकते हैं, दोनों है। येट नॉट दे हैव क्लैरिफाइड कि क्या एग्जामिनेशन, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ऑनलाइन एग्जामिनेशन ही लेने वाले हैं। तो दूसरा जो सेकंड स्टेप है, आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि क्वेश्चंस ऑन सब्जेक्ट एज पर सिलेबस ऑफ डिप्लोमा इन फार्मेसी। ये बहुत बड़ी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं ना, जैसे बी फार्मा को कोई बच्चा भर रहा है, आपको पता है कि फार्मासिस्ट की मिनिमम क्वालिफिकेशन दैट इज डिप्लोमा, बट बी फार्मा भी भरता है, एम फार्मा भी भरता है, पीएचडी भी भरता है। उन बच्चों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो बहुत हाई फाई पढ़ के चले जाते हैं, बहुत ज्यादा हाई पढ़ के जाते हैं सिलेबस में। तो जो बच्चा डिप्लोमा में सिंसियरिटी के साथ पढ़ रहा है और कोई एम फार्मा पीएचडी है, ज्यादातर संभावना सिलेक्शन का होगा डिप्लोमा के बच्चे का। क्यों? क्योंकि वो टू द सिलेबस पढ़ के जा रहा है। आप ये सोचो कोई एम फार्मा पीएचडी वो तो यूं यूं चुटकियों में लगा देगा, लेकिन बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट के चक्कर में बेसिक चीजें भूल जाता है वो। तो ये कहना कि नहीं कोई एम फार्मा बैठ गया या बी फार्मा बैठ गया वो हमारी सीट मार लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। डिप्लोमा ज्यादा इसके लिए सुटेबल होता है, क्योंकि डिप्लोमा बेस्ड सिलेबस होता है, वो पढ़ के आता है उतना ही रखना है। तो जब भी आप हमेशा तैयारी रखो, अच्छी तैयारी आपको रखनी है, बट देयर शुड बी अ बैलेंस अप्रोच होना चाहिए वहां पर। और मेनली आपका जो है डी फार्म का सिलेबस दिमाग में होना चाहिए। तो जो डी फार्म का पीसीआई बेस्ड सिलेबस है वही आपका मेन सिलेबस है। आप कितना भी हाई पढ़ लीजिए, लेकिन आपको बेसिक लेवल जरूरी आपकी तैयारी होनी चाहिए। बेस शुड बी क्लियर, एलिक्सर्स क्या है, प्रिस्क्रिप्शन के टर्मिनोलॉजीज क्या है, उनके बारे में पता होना चाहिए। छोटी छोटी बातें, ठीक है। सपोजिटरीज का क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, शैम्पूज के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या है। सो योर बेसिक शुड बी वेरी स्ट्रांग, ठीक है। तो ये वाली बात। तो जो आपका सिलेबस है वो डिप्लोमा बेस्ड रखे जाना। यहां पर देखो 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स। अब देखिए 100 मार्क्स का पूरा हो रहा है, यहां पर ध्यान दीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट समझना। 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन कितने का, 2 आवर का, यानी 120 मिनट। 100 क्वेश्चन 120 मिनट, इट्स अ गुड अप्रोच, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। जिसमें 60 आपको फार्मा का देखने को मिल रहा है, 60 फार्मा का। अच्छा साहब, फिर ये आप देखो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल स्किल्स, 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये क्या है साहब, प्रैक्टिकल स्किल वाले 25 क्वेश्चन।
वास्तव में आपकी एक्चुअल जो डिस्पेंसिंग है वो प्रैक्टिकल स्किल पे बेस्ड होती है। तो जो आप ट्रेनिंग करते हो, जो सीखते हो, वो बहुत सारी चीजें, ठीक है, कैसे इन्वेंट्रीज को मैनेज करते हैं, बहुत सारी चीज आप देखोगे प्रैक्टिकली वहां देखोगे। तो प्रैक्टिकल बेस में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कौन सा सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो, प्रिस्क्रिप्शन के लिए आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, दवाइयों को स्टॉक रखने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, जो हॉस्पिटल में अगर आपकी नियुक्ति है तो कौन कौन सा सिस्टम, फ्लोर सिस्टम यूज किया जा रहा है, कैसे बजट मेंटेन किया जा रहा है, कैसे इन्वेंट्री को कंट्रोल किया जा रहा है, ये सब चीजें आपके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में, बहुत कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में आता है, बट कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देके बता रहा हूं, ठीक है, समझ में आई बात। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। अब जैसे मान लीजिए मैं फार्मासिस्ट हूं, काउंटर पे मैं बैठा हूं, तो एक्चुअली आप क्या देखोगे, डॉक्टर की तरफ से मेरे पास पर्चा आ रहा है, मैं पर्चे को रीड कर रहा हूं, उसके बेसिस पर डिस्पेंस कर रहा हूं। मेरी ये भी नैतिक जिम्मेदारी है कि जो गड़बड़ है पर्चे में उसको मैं डॉक्टर से एक बार रिटर्न करके भेज के उसको चेक कराऊं मैं, ठीक है। एक्चुअल काम मेरा डिस्पेंसिंग का है, डोज वगैरह सारी चीजें बता देना है, लेकिन वहां पर मैं अपना डेटा कुछ भरता हूं सॉफ्टवेयर में, जहां पर डिजिटल है चीजें मैं वहां भरता भी हूं। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर, डिस्पेंसिंग वाले सॉफ्टवेयर, कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज किए जा रहे हैं, फिर मैं स्टोर में जो दवाइयां हैं जो नहीं है तो वो इन्वेंट्री कंट्रोल, कैसे मैं बजट को मेंटेन कर रहा हूं, जो कंट्रोल्ड सब्सटेंसेज है, जो नार्कोटिक सब्सटेंसेज है उनको कैसे बचा रहा हूं, कैसे दवाइयों का अलॉटमेंट हो रहा है, ठीक है, कि जो एक्सपायर होने वाला है उसको फर्स्ट आउट कर देते हैं हम लोग, इस तरीके की फास्ट एंड स्लो मूविंग गुड्स के नाम समझाते हैं, एफएसएन टेक्निक, एबीसी एनालिसिस, वीईडी एनालिसिस, इस तरीके का क्वेश्चन आपको एसआईसी में भी देखने को मिला था। तो ये कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, बहुत सारे हैं, वो मैं सिखाऊंगा आपको, बताऊंगा जो आप जानते भी हो उसके बारे में। तो ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन जो आपकी ट्रेनिंग हुई है, हॉस्पिटल ट्रेनिंग हुई है एज ए फार्मासिस्ट, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो एक्चुअल डिस्पेंसिंग, तो आपको ट्रेनिंग के वक्त पर बहुत सारी चीज आपको सीखने को मिली होगी, तो एडवांटेज मिलेगा। जिन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया हुआ है वो शायद इतना अच्छा ना कर पाए, लेकिन जिन्होंने प्रैक्टिकली एस्पेक्ट दिखा है उनको यहाँ पर एडवांटेज थोड़ा सा मिलने वाला है। चलिए साहब, ये वाला थोड़ा सा हमने देख लिया। फिर अरिथमेटिक, आपकी देखो 10th 12th स्टैंडर्ड वाली जो आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अरिथमेटिक बोले तो मैथमेटिक्स 10 क्वेश्चन। उसमें क्या क्वेश्चन पूछते हैं, वही सिंपल सा एवरेज पूछ देंगे, एलसीएम एचसीएफ पूछ देंगे, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट कर देंगे, टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन पूछ देंगे, बोट वाला क्वेश्चन पूछ देंगे, ट्रेन वाला क्वेश्चन पूछ देंगे। इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। जनरली एवरेज के, परसेंटेज के, इंटरेस्ट बेस्ड क्वेश्चंस, यही सब आपको देखने को मिलेंगे 10 क्वेश्चन। फिर जो आपको दिखाई देगा 5 क्वेश्चन आपको इंग्लिश के दिखेंगे, इंग्लिश 5 क्वेश्चन, ये देखो। तो ओवरऑल आप देखो 85% पूरा कट ऑफ आपका इधर ही से देखो क्लियर हो जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने जो मिनिमम क्वालिफिकेशन के साथ जो मांगी हुई है सारी चीजें, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, वो पूरा ओवरऑल का मांगा है, अलग अलग सब्जेक्ट का नहीं मांगा, क्योंकि एक ही पेपर है। तो ओवरऑल ये भी आजकल ना, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन वाला थोड़ा सियापा ध्यान देना होगा। ये एसआईसी में बड़ा गड़बड़ हुआ था कि फार्मा वाला तो कर ले गए, नॉन फार्मा वाले में बहुत लोग गड़बड़ा गए। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्वालिफाइंग मार्क्स आपको पता होना चाहिए। तो ये पैटर्न थोड़ा बहुत आप अच्छे से देखो। इस पैटर्न से क्या देखने को मिल रहा है सर, कि ओवरऑल हमें क्वालिफाइंग मार्क्स ले आना है। तो ओवरऑल पूरे 100 में आपको जो है 30% इस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, 35% अदर कैंडिडेट्स के लिए आना है। इट्स वेरी इजी, आप आराम से ले आ सकते हो। यहाँ बहुत ज्यादा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का टेंशन, बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जरूर समझने की जरूरत है कि हमें 85% हमारा, 100 में से 85% तो हमारा फार्मा बेस है, राइट। ये जो मैं इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं, आई एम शेयरिंग द ओडिशा और OSSC फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन, ठीक है। आई एम शेयरिंग द इंफॉर्मेशन फॉर OSSC और ओडिशा ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम, सॉरी ओडिशा फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन, राइट। अब देखिए यहां पर सिलेबस, स्टैंडर्ड सिलेबस एंड सब्जेक्ट फॉर रिटन एज पर द सिलेबस ऑफ डिप्लोमा, दैट्स व्हाई दे हैव नॉट डिस्क्लोज द सिलेबस। साफ उन्होंने लिखा हुआ डिप्लोमा का सिलेबस, तो डिप्लोमा का सिलेबस वो आपसे पूछने वाले, ठीक है। फिर आप देखेंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है, एमसीक्यूज। देखो एमसीक्यूज जो टेस्ट होता है ना, दूसरी चीजें जो ये एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट करा रहे हैं, ये बहुत सारी चीजें होती है। देखो थियोरेटिकल लिखने की स्किल अलग होती है, लेकिन
एमसीक्यूज में क्या है कि आपकी एनालिटिकल स्किल चेक की जाती है। तो अगर हम थियरी पढ़ के आते हैं तो हमें अपने माइंड सेटअप को इस तरीके से प्रिपेयर करना होता है, ट्रेन करना होता है कि हम एमसीक्यूज लगा सके। क्यों? क्योंकि इसमें क्वेश्चन सामने दिया हुआ है, उसको ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसका मतलब ये जो एमसीक्यूज बेस्ड एग्जामिनेशन है ना, यहां पर सिलेबस ऑलरेडी पहले से आपको पता है, क्वेश्चन का आंसर भी पता है, यानी पहले से पेपर आउट है, पेपर इज ऑलरेडी आउट। यू नीड टू गो थ्रू द करेक्ट ऑप्शन, सॉरी, आपको केवल सही ऑप्शन तक पहुंचना है। तो कहने का मतलब आपने अंदर एमसीक्यू सॉल्व करने की टेक्निक या एनालिटिकल स्किल डेवलप करना भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ये भी प्रैक्टिस करनी है सारी चीजें, ठीक, ये सब वाली बात। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आप डॉक्यूमेंट वगैरह सही रखेंगे सारी चीजें। तो पहली सावधानी आपको मैंने क्या बताया कि पहली सावधानी आपको फॉर्म भरने में अच्छे से करनी, क्योंकि आज 23 है, पिछले एक दिन से जो है फॉर्म इसका भरना स्टार्ट हो गया ऑलरेडी। सो इट हैज बीन जस्ट 1 डेज, जल्दीबाजी नहीं करना है, अच्छे से फॉर्म भरना है, सारी चीजें समझनी है, ठीक है। चलिए आते हैं जरा स्ट्रेटजी सेशन पर, कैसे हम प्रोसीड करेंगे सर किसी भी एग्जामिनेशन की। देखिए ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे शेयर किया हुआ है, बहुत सारी चीजें मैं शेयर किया हूँ, और मेरा जो एक्सपीरियंस होता है, तजुर्बा होता है, वो मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है, ठीक है। जो भी मैं शेयर करता हूं क्लास में, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। मैंने किसी किताब से रट्टा नहीं मारा है, कहीं खुद एग्जाम दिया है, खुद कई जगह फेल हुआ हूं, कई जगह नहीं सिलेक्ट हुआ हूं, कई जगह सिलेक्ट हुआ हूं। तो बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस, अगर नहीं हुआ कहीं पर तो क्या एक्सपीरियंस रहा मेरा, कहीं पर हो गया हूं तो क्या एक्सपीरियंस रहा है, जहां पर टॉप किया तो क्या एक्सपीरियंस रहा। तो वो सारे एक्सपीरियंस पे बेस्ड मैं जो है आपसे सारे शेयर करता हूं। तो बहुत सिंपल सा अप्रोच है, ऑलरेडी आई हैव शेयर्ड ऑन यूट्यूब आल्सो, सेम थिंग यहां पर भी है, लेकिन कुछ चीजें थोड़ी सी एक्स्ट्रा यहां जानना समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। जब ये एग्जामिनेशन आया तो सबसे पहले इस एग्जाम के बारे में आप समझो, बेसिक अप्रोच। तो उड़ीसा का फार्मासिस्ट का एग्जामिनेशन है, तो आप समझो इट्स ए स्टेट वैकेंसी, ये कोई सेंट्रल वैकेंसी नहीं है, ये स्टेट वैकेंसी है। तो उड़ीसा के जितने जिले हैं, उन जिलों में अलग अलग जगह पर आपकी नियुक्ति होगी, और ट्रांसफर भी उन्हीं जिलों में ही घूम फिर के होगा। ऐसा नहीं कि उड़ीसा की पोस्टिंग बाहर हो जाएगी, बाहर वाले की उड़ीसा में हो जाएगी, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। इट्स अ स्टेट वैकेंसी, तो आपका जो भी ट्रांसफर है, लेना देना है, वो सारा उड़ीसा में ही होना है, ठीक है। तो आपको एग्जाम को सबसे पहले समझना पड़ेगा, ठीक। तो एग्जाम को आपने समझ लिया, फिर उसके पैटर्न को आप समझो। तो अभी पैटर्न मैंने आपसे डिस्कस किया कि ले दे के सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फार्मा। तो यहां पर अगर आपका नॉन फार्मा थोड़ा डमाडोल भी है ना, तो फार्मा पोर्शन आपको बचा लेगा, क्योंकि ओवरऑल है। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, नॉन फार्मा को सर पे मत चढ़ाइए, डर मत बैठाइए, इट्स वेरी इजी, ठीक है। मैंने कुछ सेशन यूट्यूब पर भी लिए हुए नॉन फार्मा का, आप देखोगे 1-2 घंटे में रीजनिंग भी पढ़ा दिए, 1-2 घंटे में मास्टर वीडियो मैंने बनाई हुई है। मास्टर वीडियो का कॉन्सेप्ट जो है मैंने इस प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट किया है, बहुत ही यूनिक आपको दिखेगा। एक ही वीडियो में आपको जूरिस्प्रूडेंस, एक ही वीडियो में कोलॉजी, एक ही वीडियो में कोग्नोसिस तरीके से, ठीक है। सो वो चीज आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, राइट। तो जब भी एग्जाम आप जिस भी चीज का दे रहे हो, उसके बारे में थोड़ा समझो आप अच्छे से। इसका मतलब आपके सिलेक्शन में, आप ये पहले जान लीजिए कि जो आपका सिलेक्शन फाइनली लिस्ट में आना है, उसमें सबका रोल है। आपका रोल है, एक टीचर, एक मेंटर, मेरा रोल है, आपके पेरेंट्स का रोल, आपके दोस्तों का रोल है। ये कहना कि केवल और केवल सिलेक्शन मैं ले रहा हूं, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। एवरीबडी इज गोइंग टू सपोर्ट यू। अगर आपके माँ बाप, अगर आपके पेरेंट्स, अगर आपके मेंटर, आपके दोस्त, आपको वो इन्वायरमेंट अगर सपोर्टिव नहीं होगा तो आप नहीं सेलेक्ट हो पाएंगे। सो देयर इज अ रोल ऑफ एवरीबडी। तो आपको सबसे मैचिंग करके चलना है, अपने मेंटर से भी, जो भी इंस्ट्रक्शन आ रहा है, जो भी चीज आ रही है, उसको भी अच्छे से ध्यान देना है। पेरेंट्स का जो घर पे सपोर्ट मिल रहा है, उसको भी एक्नॉलेज करना है। दुनिया समाज से कटना नहीं है कि नहीं एग्जाम अगर मैं कट जाऊं, बिल्कुल एकदम नहीं, अदरवाइज यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड। तो समाज में भी रहना है, लेकिन अपने फोकस, गोल पे फोकस जरूरी ज्यादा रहना है, वो सारी चीजें। तो एग्जाम के बारे में हमने अच्छे से समझ लिया, अभी जस्ट मैंने आपको बताया, और उसके पैटर्न को आप समझ लीजिए, ठीक है। तो पैटर्न जब आपको समझ लिया आपने, तो पिछले साल का कट ऑफ थोड़ा सा देखो कि अच्छा साहब कट ऑफ क्या गया था, ये सब चीजें रिसर्च करना होता है। सीधे मुंह उठा के पढ़ने नहीं स्टार्ट कर देना होता है, वी नीड टू टेक सम टाइम। तो आपको कट ऑफ देखना होता है, अच्छा साहब कट ऑफ कितना गया था, पिछली बार जो उड़ीसा में एग्जामिनेशन हुआ था उसका कितना कट ऑफ गया था। और जो फार्मासिस्ट के, चाहे वो एम्स के हों, चाहे वो ESIC को हों, चाहे वो CGHS के हों,
इन सब का कट ऑफ क्या जा रहा है, तो एक आइडिया आपको लग जाएगा। तो आपको पता लगेगा कि नियर अबाउट 70% जो है कट ऑफ आजकल फार्मासिस्ट की जा रही है। अगर 100 नंबर का क्वेश्चन हो रहा है 100 मार्क का, तो 70 नंबर के आसपास जो है कट ऑफ आपको देखने को मिल रही है। इट्स अ जनरल कट ऑफ 70% के आसपास है निगेटिव मार्किंग वाले में। तो इतना मिनिमम आपको तैयारी रख के रखना है, करके रखना है। तो पैटर्न आपका देख लिया आपने, कट ऑफ देख लिया, ये सारी चीजें देख लिया, ठीक। अब आपको प्रॉपरली क्या करनी है, समझना है। नेक्स्ट आपको समझना है सिलेबस। सिलेबस, ठीक है। सिलेबस इन्होंने बोल दिया केवल डिप्लोमा इन फार्मेसी का। तो आपको क्या करना है, जो पीसीआई का सिलेबस है वो आपको सिलेबस कर लेना है। अभी हालांकि आज जस्ट मैं अभी देख रहा था, अभी एग्जिट एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन भी आया हुआ है, ठीक है। 22 तारीख को इनफैक्ट आया हुआ था, अभी उस पर सर्कुलेट हो रहा है कि एग्जिट एग्जामिनेशन वो डिप्लोमा के लिए करने वाले हैं। तो एंट्री एग्जामिनेशन और एग्जिट एग्जामिनेशन दोनों होने वाला है डिप्लोमा के लिए, और वो इसी सितंबर वगैरह में कंडक्ट करवा रहे हैं, राइट। तो जो डिप्लोमा यानी डी फार्मा का जो सिलेबस है पीसीआई बेस्ड, दो सिलेबस, एक तो ओल्ड सिलेबस है और एक अभी 2021 में न्यू सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। हालांकि इन्होंने कहीं भी ये मेंशन नहीं किया है कि ओल्ड सिलेबस फॉलो करेंगे कि न्यू सिलेबस फॉलो करेंगे, दे हैव नॉट मेंशन, ठीक है। तो ऐसा कुछ मेंशन इन्होंने किया नहीं है। ओल्ड सिलेबस से और ओल्ड न्यू सिलेबस में देखोगे, जैसे डीएसबीएम उसको गायब कर दिया इन्होंने, एक सोशल फार्मेसी नाम का टर्म आ गया है, ठीक है। कुछ अलग अलग सब्जेक्ट्स भी थोड़े बहुत ऐड किए गए हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं, बट देयर इज समवॉट डिफरेंस इज देयर। तो आप अभी ओल्ड वाले को लेके चलो, ठीक है, जिस पे आप देखो क्वेश्चन देखोगे ओल्ड वाले पे, क्योंकि जिसमें डीएसबीएम वगैरह उस सब पे पूछ रहा है। तो डिप्लोमा इन फार्मेसी का जो ओल्ड सिलेबस है, जिसमें फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, जूरिस्प्रूडेंस, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, वो सब कुछ दिया है, वो सिलेबस आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। तो मैं भी यहां पर आपको कोर्स में दूंगा और वो सिलेबस आपको सीधे प्रिंट आउट कर लेना। वो इंटरनेट पे ऑलरेडी अवेलेबल है, क्योंकि ये ऑफिशियली देने वाले नहीं है, ये ऑलरेडी इन्होंने बता दिया कि डिप्लोमा का सिलेबस होने वाला है। लेकिन ये जो सिलेबस है ये तो पूरा डिटेल्ड सिलेबस है, तो पढ़ना आपको इसी सिलेबस के हिसाब से, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, कुछ भी इधर नहीं पढ़ना उधर नहीं पढ़ना, हमेशा आपको डिप्लोमा। तो कोई पूछे कि सर सिलेबस कहाँ है इसका, तो सीधे आप डिप्लोमा का सिलेबस जो उसी को पढ़िए और कुछ आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं कि आप अपना खुद का एक स्मार्ट सिलेबस बनाइए, जो कि मैं हर एग्जाम में अक्सर स्मार्ट सिलेबस बना के देता हूं, जीपैट में भी देता हूं, डीआई में भी देता हूं ये। और वो स्मार्ट सिलेबस किस पे बनेगा, आपके एक्सपीरियंस पे बेस्ड और एनालिसिस पे बेस्ड, ठीक है। एज ए सरकारी एस्पिरेंट, एक एस्पिरेंट के तौर पर गवर्नमेंट जॉब में आपको पूरा डिप्लोमा का सिलेबस पढ़ना होता है, कायदे से यही होता है। लेकिन एक स्मार्ट एस्पिरेंट क्या करता है, स्मार्ट सिलेबस को पढ़ता है, और ये स्मार्ट सिलेबस आपके या टीचर के एक्सपीरियंस और ट्रेंड एनालिसिस पर डिजाइन होता है। अच्छा सर पूछा क्या जा रहा है, तो ये पता कैसे लगेगा सर, पिछले साल के पेपर से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, राइट। सो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से आपको आइडिया लगेगा। तो उड़ीसा, सबसे पहले उड़ीसा फार्मासिस्ट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाइए, एक मिनट जरा देखो कुछ बच्चे का क्वेश्चन तो नहीं है, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी इंट्रोडक्टरी सेशन, तो ये इंपॉर्टेंट है। सर आप एमसीआरई के, अभी उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे विश्वप्रकाश जी, ठीक है। अभी बात करेंगे, अभी जिस चीज के लिए हम बात करें पहले दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। आप सभी को पता है कि मैं लास्ट में जो है सेशन के लास्ट में ही क्वेश्चन आंसर आपके लेता हूँ, सारी चीजें क्लियर करता हूँ। सो प्लीज हैव अ पेशेंस और वेट करिए थोड़ा सा, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। लाइव क्लास का मकसद यही है कि आपके डाउट्स को क्लियर किया जा सके, ठीक है। चलिए, तो पिछले साल का जो उड़ीसा का क्वेश्चन पेपर है आप उसको उठाइए, चाहे वो 2021 का हो, चाहे 2022 का हो, चाहे उसके पिछला का पिछला हो, जो भी क्वेश्चन पेपर है उसको आप उठाइए। उसको उठाने के बाद माइक्रो एनालिसिस करिए। मान लो कोई कोचिंग वाला, मैं हूं चाहे कोई कोचिंग वाला, 4 क्वेश्चन वहां से उठा लिया, 5 क्वेश्चन वहां से उठा लिया, ऐसा आपको बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलने वाला है। आप खुद स्वयं उसको उठाइए, पेपर अवेलेबल है ऑलरेडी, पब्लिक में डोमेन में है वो पेपर, ठीक है। उसको उठाइए, उससे आप कुछ चीजें चेक करिए। जब आप एनालिसिस करेंगे तो क्या क्या चीजें देखेंगे आप, वो थोड़ा सा देखो आप। जब आप एनालिसिस करो तो पहले देखो सब्जेक्ट का वेटेज क्या है। सब्जेक्ट का वेटेज क्या है,
कौन सा सब्जेक्ट कितना पूछा जा रहा है, क्योंकि जीपैट जैसे एग्जामिनेशन में तो वेटेज फिक्स है कि नहीं 38 क्वेश्चन केमिस्ट्री से आना, 38 स्टैटिस्टिक्स आना है, 28 कोलॉजी से आना, इस तरीके से दे हैव मेंशन द सिलेबस। लेकिन फार्मासिस्ट में वेटेज क्लियर नहीं है, सब्जेक्ट तो बहुत है डिप्लोमा के, कौन कितना आएगा वो नहीं पता, तो आपको वेटेज का आइडिया थोड़ा सा लेना है कि कौन सा वेटेज कितना है, राइट। यहां से फिर उसके बाद आप देखोगे कि अगर कोई सब्जेक्ट है तो उसमें कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर स्टैटिस्टिक्स पूछ रहे हैं तो क्या वो कैप्सूल से पूछ रहा है, सिरप से पूछ रहा है, सपोजिटरी से पूछ रहे हैं, ये सारी बात है, ठीक है। लेवल क्या रख रहे हैं, क्या वो कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहे हैं या वो फैक्ट पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट का वेटेज क्या है, कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, उस सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, क्या लेवल रख रहे हैं, वो क्या फैक्चुअल पूछ रहे हैं या फिर इस तरीके से पूछ रहे हैं, ठीक है। क्या कुछ न्यू पैटर्न ऑब्जर्व आपको हो रहा है, ठीक है। जैसा आप देखोगे ये एसआईसी में नया पैटर्न देखने को, ई वाला ऑप्शन देखने को मिला था, तो यहाँ क्या कुछ नया पैटर्न है, ठीक है। ये कुछ बातें हैं जो आपको आइडिया लगेंगी पिछले साल के, तो आप ट्रेंड एनालिसिस जरूर करोगे, ठीक है। इससे और क्या पता लगेगा, अच्छा सर ट्रेंड हमें पता लगेगा कि अच्छा ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसका मतलब इससे मिलते जुलते क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं, तो जिससे आप क्या करोगे, अगले एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप तैयारी कर लोगे, आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पता लगेगा, अच्छा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड। तो एनालिसिस करने से ये सब बातें जो है आपको थोड़ी बहुत नोटिस करनी होगी, ऑब्जर्व करनी होगी, ये सारी चीजें, और इसी एनालिसिस के बेसिस पर आप क्या करोगे, स्मार्ट सिलेबस डिजाइन करोगे, खुद डिजाइन करने की कोशिश करोगे, अगर नहीं है तो मैं तो आपको कोर्स में दे ही रहा हूं, ठीक है। और मैच करना कि जो आपकी एनालिसिस है, जो मेरी एनालिसिस है, क्या वो मैच खा रही है। आप हमेशा प्रायोरिटी दोगे मेरे वाले एनालिसिस को, क्योंकि उसको मैंने कई साल का एक्सपीरियंस लगा के किया हुआ है, लेकिन आप अपने एनालिसिस को मेरे एनालिसिस को मैच करोगे कि कितना मैच हो रहा है, ठीक। तो अगर कहीं पर कुछ चीजें छूट रही है तो आप वहां से नोट डाउन कर लोगे। तो कोर्स में मैंने ऑलरेडी आपको स्मार्ट सिलेबस दिया हुआ है, और यही स्मार्ट सिलेबस ही डिफरेंशिएट करता है और लोगों से, जो खुद से तैयारी कर रहे होंगे, जो और जगह से तैयारी कर रहे होंगे, जो इस प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। वो एक्स्ट्रा है यहाँ पर, वो और बच्चों को नहीं एक्सेस है, केवल आपको और केवल आपको एक्सेस है वो सारी चीजें, ठीक है। तो स्मार्ट सिलेबस आपको करना है और उसी स्मार्ट सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करनी है। यहां पर मैंने क्या किया है, परेटो प्रिंसिपल का यूज किया है, परेटो प्रिंसिपल। अब कहोगे सर ये सब क्या है, ये कुछ मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है। एक स्मार्ट, देखो आपको क्या है, लेबोरियस तरीके से काम नहीं करना, आपको स्मार्टली काम करना है, कम पढ़ के सिलेक्शन लेना है। लोग क्या करेंगे, 10 घंटे 12 घंटे पढ़ के पागल हो जाएंगे, सिलेक्शन नहीं होगा। कुछ लोग 4 घंटे 6 घंटे पढ़ेंगे एंड दे विल बी इजिली सिलेक्टेड, जस्ट बिकॉज कि वो परेटो प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं। ये प्रिंसिपल कहता है कि सर 20% कभी कभी एफर्ट ना 80% आउटपुट दे जाते हैं, और कभी कभी लोग 80% एफर्ट लगा के 20% भी आउटपुट नहीं ले पाते। सो हमें 20% लगा के 80% आउटपुट लेना है। इसका मतलब हमें बहुत फोकस्ड पढ़ाई करनी है, और यही अप्रोच बाकी लोगों में फर्क करेगी। जो सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, कुछ भी पढ़े जा रहे होंगे, और आप क्या है, आपके पास प्रॉपर मटेरियल है, सब कुछ है, ए ग्रेड का मटेरियल, आपके पास नोट्स है, टेस्ट सीरीज है, एवरीथिंग इज देयर इन OSSC कोर्स, ठीक है, सब कुछ है। जो यूट्यूब पर वीडियोज है उनके कोर्स में डिस्क्रिप्शन मैंने लगा दिया हुआ, सारी चीजें लगाई हुई है। तो फोकस जो कि आपको सारी चीजें करनी है, ठीक है। तो परेटो प्रिंसिपल का आप यूज करिए, 20% आप इनपुट लगा के 80% आउटपुट लेने की कोशिश करिए। तो कहोगे सर क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है, अगर हम चीजें फोकस तरीके से करें, स्ट्रेटजी वाइज करें। इसका मतलब आपको प्लानिंग के साथ काम करना चाहिए, प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिना प्लानिंग कोई भी एफर्ट आपको नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। चलिए ये वाली बात हो गई सर, कि हमने थोड़ा सा एग्जाम वगैरह को सर समझ लिया। ये देखिए एग्जाम को थोड़ा समझा सर, पैटर्न को समझा हमने, कट ऑफ के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लिया सर। फिर उसके बाद जो हमने डिप्लोमा का PCI का सिलेबस, स्मार्ट सिलेबस डिजाइन करना सर, वो डिजाइन करके मैंने दिया हुआ है आपको ऑलरेडी, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, माइक्रो एनालिसिस अच्छे से करना है, और इस नतीजे पर पहुंचना है आपको। तो ये चीजें आपको फैक्ट ध्यान ढूंढना है, ये सब सारी चीजें, ठीक है। इस प्रिंसिपल का यूज करके हम लोग सारी चीजें काम करेंगे। अब आपको स्मार्टली स्टडी करनी है, अब आपको स्टडी करनी है।
और लोग क्या करेंगे, सीधे पढ़ना एकदम स्टार्ट, बिल्कुल लेबोरियस तरीके से। दैट इज गोइंग टू बी अ रॉन्ग स्ट्रेटजी। ठीक है, बिल्कुल गधों की तरह लेबोरियस तरीके से नहीं पढ़ना है। यू नीड टू स्टडी स्मार्टली। थोड़ा पढ़िए, सॉलिड पढ़िए, अच्छा पढ़िए। जब आप स्टडी करेंगे तो दो चीजें हैं, हमेशा आप प्रायोरिटी देंगे कॉन्सेप्ट को। कुछ भी जल्दीबाजी में नहीं पढ़ना कि नहीं आज मैं 10 टॉपिक पढ़ लूं, नो, एब्सोल्युटली नॉट। 3 ही टॉपिक पढ़िए, 4 ही टॉपिक पढ़िए, 2 ही टॉपिक पढ़िए, बट क्रिस्टल क्लियर पढ़िए एकदम, दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो दिमाग में नहीं कि एग्जाम है जल्दीबाजी में पढ़े, नो, फ्री होके पढ़िए जो भी पढ़ना है। फिर फैक्ट को देखिए आप, अच्छा उससे रिलेटेड फैक्ट क्या है, उससे रिलेटेड अपडेट्स क्या है, क्या कोई नए अपडेट्स है क्या। और चौथा, क्योंकि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बेस्ड क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। ठीक, ये सब चीजें आपको जो है थोड़ा सा ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट, फैक्ट, अपडेट, ये सब सारी चीजें। अब देखो कोर्स लेने का फायदा क्या है, और लोग कैसे परेशान होंगे। हालांकि YouTube पे मैंने उस फैमिली के लिए काम किया हुआ, लेकिन उतने डायरेक्ट उनको एक्सेस सारी चीजें नहीं मिल पाएंगी जितना एक डेडिकेटेड कोर्स में मिल रही हैं सारी चीजें। अब कोर्स देखोगे आप, एक पैटर्न पे सेट किया गया है। देखो अब इधर पे ध्यान दो आप कोर्स के बारे में, इधर देखो ये वाला कोर्स जो है पूरे और पूरे इंडिया में आपको 999 में सारा कोर्स आपको मिल रहा है। ठीक है, जहां आपको 2000, 3000, 5000 जिसका जितना लेना है वो अपना उस हिसाब से प्राइसिंग कर रहा है। लेकिन आप देखोगे पैटर्न पे सेट है। बैच के बारे में पहले आपको बताया गया है, कोई बच्चा खरीदेगा तो डेमो क्लासेस के बारे में बताया गया है, डेमो नोट्स के बारे में बताया गया है, टेस्ट सीरीज के बारे में बताया गया है। फिर आप देखो फार्मेसी सिलेबस के बारे में, तो यहाँ स्मार्ट सिलेबस मैंने सारी चीजें दी हुई हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर उड़ीसा के अलावा अदर भी पेपर्स आपको देखने को मिलेंगे, तो उड़ीसा के अलावा अदर पेपर भी आपको देना है। खास करके जो इधर वाले पेपर हैं वो सब देखना, अभी जो रिसेंटली पेपर्स हुए हैं उनका भी थोड़ा बहुत देखना। किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, अगर सूटिक्स पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, कोलेजी पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, कोग्नोसी पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, ये सब। ये उन बच्चों का एक्सेस नहीं, आपको यहाँ एक्सक्लूसिवली एक्सेस है सारी चीजें। वीडियोज आप देखोगे, वीडियो यहाँ पर देखो सब्जेक्ट वाइज आपको कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज मैंने यहाँ पर अपलोड भी की हुई हैं। क्यों, क्योंकि ये वीडियोज पढ़ के बच्चे ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं, बहुत अच्छे लेवल की वीडियोज हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसको यूज करो। तो जो भी लाइव क्लासेस होती जाएंगी वो सब इसी में ऐड होती जाएंगे सब्जेक्ट वाइज। तो आपको क्या करना है कि सब्जेक्ट वाइज जो आपको फेवरेट सब्जेक्ट है उससे आपको स्टार्ट कर देना। सूटिक्स है तो सूटिक्स से, कोलोजी है तो कोलोजी से, कोग्नोसी है तो कोग्नोसी, आपको सब्जेक्ट वाइज चीजें स्टार्ट करनी है। ठीक है, प्लानिंग के तहत काम करना है, राइट। ये तो ऑलवेज ट्राई टू फोकस ऑन वीडियोज पे आपको फोकस करिए। ठीक है, ये सब सारी चीजें। फिर उसी के संबंधित नोट्स आपको देखने को मिलेंगे। फिर नॉन फार्मा के वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे, नॉन फार्मा के नोट्स देखने को मिलेंगे। फिर ये मास्टर वीडियो जो है ना, ये कॉन्सेप्ट कहीं नहीं आपको मिलने वाला है, एक्सक्लूसिवली आपको यहीं पर मिलने वाला है। ठीक है, ये आज वाली सारी चीज आपको दिख रही है। देखो लाइव क्लास हो रही है, लाइव क्लास आपको दिख रही है यहाँ पर, राइट। तो सारी चीज आपको दिख रही है। लाइव क्लासेस आप देखो पीसी पर भी अवेलेबल, ऑफलाइन डाउनलोड ऑप्शन। सो इट्स गोइंग टू बी अ गेम चेंजर, यू कैन से कोर्स। ठीक है, ये सब आपको यूज करना है इसको। चलिए, मास्टर वीडियोस अभी नहीं यूज करनी, मास्टर वीडियोस लास्ट मोमेंट में यूज करनी है, जब आपको टाइम आपके पास कम हो। एक ही वीडियो में सूटिक्स, एक ही वीडियो में कोग्नोसी, एक ही वीडियो में जूरिस्प्रूडेंस, ये आपको लास्ट टाइम पे यूज करनी है। अदरवाइज अगर आप पहले शॉर्टकट पढ़ लोगे फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगी आपके लिए। तो मैं नहीं चाहता कि आप शॉर्टकट पहले से निपटाओ, लास्ट में शॉर्टकट यूज करना है। स्टडी मटेरियल को धीरे 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 कम करना है, इस तरीके की अप्रोच आपको करनी है। ठीक है, ये सब तो मास्टर वीडियो का यूज करिए। और जैसे आप सब्जेक्ट वाइज पढ़ें, देखिए नोट्स भी दिया हुआ ऑलरेडी, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप शॉर्ट नोट खुद भी बनाइए। उससे क्या होता है कि आपके हैंड रिटन नोट्स जब हम दिमाग में वीडियोस देखते हैं, लिखते हैं, तो बहुत सारी चीजें लिखते वक्त ही, वीडियोस देखते वक्त ही हमें याद हो जाती हैं। तो हमारे लिए बहुत यूजफुल होता है, बहुत बेनिफिशियल होता है। इफ यू आर मेकिंग योर ओन शॉर्ट नोट, दैट इज गोइंग टू बी योर बेस्ट स्ट्रेटजी। तो अपने शॉर्ट नोट आपको जरूर बनाने चाहिए। नोट्स तो आपको ऑलरेडी दिए जा रहे हैं, और सब्जेक्ट वाइज जब स्टडी आप करेंगे तो शॉर्ट नोट बनाएंगे, उसको रिवाइज करेंगे। सूटिक्स आपने अच्छे से पढ़ लिया सारी, सूटिक्स को रिवाइज करो और यहाँ टेस्ट सीरीज फोल्डर में आके आप जो है टेस्ट सीरीज लगाओ। देखो अलग अलग आपको टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन, ऑफलाइन, प्रैक्टिस पेपर, एमसीक्यूज बेस्ड, देखो इस तरीके की टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिल रही है। देखो टॉपिक वाइज, ठीक है, अलग अलग आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। इससे क्या आपको फायदा होगा, इससे फायदा आपको ये होगा
कि आप टैक्टिक्स सीखोगे, कैसे क्वेश्चंस को डील करते हैं, एलिमिनेशन कैसे लगाते हैं, कैसे सही क्वेश्चन तक पहुंचते हैं। तो जो आपकी अप्रोच होगी ना, कभी कभी होता है कि हमारी अप्रोच गलत होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ये सब आपको डेडिकेटेड इस कोर्स में ही मिलने वाला है सारी चीजें, ठीक है, ये सब। तो कोर्स आप देखोगे एक पैटर्न पर सेट किया गया है, और वो पैटर्न क्या है, कहीं से चुराया नहीं गया है, ये पैटर्न मेरा एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, और इसी पैटर्न को मैं शेयर करता रहता हूं। हर एग्जाम्स के लिए थोड़ा थोड़ा बदलते रहते हैं, मैक्सिमम ये पैटर्न हर एग्जामिनेशन में फिट हो जाता है। तो आप देखोगे इस तरीके से यहां पर ये सारी चीजें आपको। तो जब आप पढ़िए, पढ़ने के बाद स्मार्ट नोट जरूर बनाइए, आप शॉर्ट नोट बनाइए, इसको शॉर्ट में क्रिस्पी बनाइए नोट्स, पॉइंटर फॉर्म में नोट्स सब बनाइए, ठीक है। जैसे आपको दिखाता हूं कुछ एग्जाम्पल, रुक जाइए 1 मिनट, थोड़ा मैं अपने नोट्स भी आपको दिखाता हूं कैसे बनाते हैं, फिर आप थोड़ा आपके लिए इजी हो जाएगा। 1 सेकंड रुकिए जरा। चल किसी भी सब्जेक्ट का दिखा देते हैं, ये देखिए, देखिए इस तरीके जैसे नोट्स है ना, आप नोट्स बनाइए इसको पॉइंटर फॉर्म में, और इसको अंडरलाइन भी करते रहिए जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरीके से पॉइंटर फॉर्म में नोट्स आप बनाइए, शॉर्ट नोट अच्छे से, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज, और इसको बार बार रिवाइज करिए, क्योंकि ये निगेटिव मार्किंग का एग्जामिनेशन है। जब आप रिवाइज करते हो ना, रिवाइज करते हो तो कंफ्यूजन कम होता है, ठीक है, कंफ्यूजन कम होता है, और कंफ्यूजन कम होता है तो आप सही निष्कर्ष पे, सही आंसर पे, सही क्वेश्चन पे जनरली आप सही पहुंच जाते हो। तो रिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। क्यों? इससे निगेटिव मार्किंग आपकी बहुत कम हो जाएगी। जो कहते हैं सर मेरा गलत बहुत हो रहा, पढ़ के जाता हूं मैं, क्योंकि कंफ्यूजन आपने रिवाइज नहीं किया है, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, मल्टीपल कोचिंग से जुड़ेंगे, वहां से जुड़ जाए, वहां से जुड़ जाए, वहां से जुड़ जाए, कुछ नहीं होने वाला, कोई अलग नहीं पढ़ाने वाला है। सबका पढ़ाने का तरीका अलग होता है, ठीक है। नोबडी इज गोइंग टू बी डिफरेंट। जो मैं पढ़ा रहा हूं कोई और अलग से नहीं पढ़ा देगा, वही सब लोग पढ़ाएंगे। तो अगर आप सेम ही चीजों के लिए एफर्ट बार बार मल्टीप्लाई करो, दैट इज नॉट गोइंग टू बी गुड स्ट्रेटजी। जो भी मेंटर है जुड़िए, आप भरोसा करके जुड़िए। जब आप जुड़ चुके हैं तो आप उस पर भरोसा करके पढ़ाई करिए, ठीक है। तो रिवाइज आपको बार बार करना है ताकि कंफ्यूजन कम हो। तो इससे क्या होगा, आपका स्कोर इंप्रूव होगा, ठीक है। फिर उसके बाद जब आपने कर लिया इसको रिवाइज, अब लगाइए आप टेस्ट सीरीज। होता है क्या कि कहीं भी वहां पर ये सीरीज स्टार्ट हो रही है, वहां पर वो सीरीज स्टार्ट हो रही है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। उनको तो कोर्स बेचना है, सभी अपना कोर्स चिपकाने के चक्कर में रहते हैं कि नहीं सारी चीजें हैं, लेकिन कुछ लोग वास्तव में फील्ड के लिए काम भी करने के लिए आते हैं। ऐसा नहीं कि सब लोग कोर्स ही बेचने के लिए काम करते हैं, ठीक है। एक अप्रोच देखोगे, हम लोग कम अफोर्डेबल प्राइसिंग पे रख रहे हैं, आपको डेडिकेटेड सर्विस दे रहे हैं, बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट आपको दे रहे हैं। तो नॉट एवरीबडी इज फॉर द मनी। कुछ लोग अपनी फील्ड में बेहतरी के लिए भी काम करते हैं कि अगर हमें उस चीज में एक्सपीरियंस है तो उस एक्सपीरियंस को साझा किया जाए और लोगों से हेल्प किया जाए, ताकि हमारी फील्ड बेहतर हो, हमारी फील्ड में लोग ग्रो करें, तरक्की करें, ठीक है। तो लास्ट टाइम पे आपको टेस्ट सीरीज लगाना चाहिए। ये नहीं कि कहीं भी कोई सीरीज स्टार्ट हो रही तो आप समय दिए जा रहे हो, नो। जो आपका पैटर्न सेट है आप उसी पे पढ़ाई करिए। कुछ भी लॉन्च हो रहा, कुछ भी हो रहा, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। आप इंपॉर्टेंट चीज, आपके पास एक बार मटेरियल आ गया है, आप जुड़ चुके हो, अच्छे से फोकस होकर पढ़ाई करिए भरोसा करके, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज को आप लगाइए, और टेस्ट सीरीज नंबर पे मत फोकस करिए कि नहीं 500 टेस्ट सीरीज, 100 टेस्ट सीरीज, 50 टेस्ट सीरीज, नहीं। आप एक लगाइए, टेस्ट लगाइए और उसकी एनालिसिस करिए। अच्छा क्यों नंबर मेरे कम आ गए, क्यों गलत हो रहे हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, इसका मतलब एनालिसिस करने के बाद फिर इंप्रूव करिए उसमें, और फिर नेक्स्ट टेस्ट सीरीज आप दीजिए। इस तरीके से करिए नेक्स्ट टेस्ट सीरीज, ठीक। फिर उसमें कुछ कमी है उसकी एनालिसिस करिए, फिर उसको इंप्रूव करिए, फिर नेक्स्ट टेस्ट सीरीज दीजिए आप। तो 5-10 टेस्ट सीरीज भी अगर आप लगा लेते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज लगाओ, फिर उसके बाद लास्ट में जो टेस्ट सीरीज में दी गई हैं सारी चीजें, आप वो फुल लेंथ टेस्ट लगाना। तो आपके पास चाहे वीडियोज हो, आपके पास चाहे नोट्स हो, आपके पास चाहे टेस्ट सीरीज हो, एवरीथिंग इज देयर। आपके पास बेस्ट मेंटर है जिसको एक्सपीरियंस है, जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका है, तो आपको आइडिया उस चीज का फायदा लेना चाहिए सारी चीजों का, ठीक है। तो ये बेसिक पैटर्न है जिसकी वजह से आपको पढ़ाई सारी चीजें करनी है, ठीक है। और एक चीज मैं बार बार आपको याद दिला देता हूं, वो यही यहां पर भी वो कॉमन रहेगी, हमेशा हमें स्कोर इंप्रूव करने पे काम करना है।
कि कैसे इंप्रूव हो, हर वो हरकत, हर वो काम करनी है जिससे हमारा स्कोर इंप्रूव हो सर। तो मैं बड़ा पेट सा एग्जांपल और भी बैचेज में देता हूं, ये वाला एग्जांपल कि कैसे हम स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं। भाई अगर आपको अमीर होना है तो दो तरीके हैं आपके पास, या तो खर्चे कम कर दो या आमदनी बढ़ा दो। तो तरीका क्या है, अगर लॉन्ग टर्म हमें सस्टेन करना है तो अपनी आमदनी को बढ़ा दो आप, ठीक है। खर्च कम करने से तो कम नहीं, एक समय के बाद तो पैसा खत्म ही होगा। तो खर्च कम करने का मतलब गलती कम करनी है, मिस्टेक्स रिड्यूस करनी है और एक्यूरेसी बढ़ानी है। और एक दिन में एक्यूरेसी नहीं आती है, गलतियां करोगे सीखोगे, गलतियां करोगे सीखोगे, गलतियां करोगे सीखोगे, गलतियां करोगे एनालिसिस करोगे सीखोगे, सब सारी चीजें। तो इस तरीके से इंप्रूवमेंट आपको होगी, ठीक है। एक्यूरेसी एक दिन में नहीं आती, धीरे धीरे आपकी आएगी। याद रहे ये भी जो चीजें आपको टेक्निक यूज करनी है, अब यहां पर जो आप चाहे वो एलिमिनेशन टेक्निक आप यूज कर रहे हो तो उसको यूज करना है, डायरेक्ट एग्जाम में नहीं लगाना है, उसको पहले खुद यूज करना कि क्या मेरे पे काम कर रही है कि नहीं कर रही है, मेरा जो कॉमन सेंस है वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वो सब पहले चीजें, सारी चीजें आपको सीख लेनी है। तो मिस्टेक्स कम करनी है, एक्यूरेसी को बढ़ाना है, ठीक। फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, मैक्सिमम सिलेबस कवर करना है सर, मैक्सिमम सिलेबस कवरेज पर, क्योंकि जीपैट वाला अप्रोच नहीं है साहब, ठीक है। जीपैट वाला अप्रोच नहीं है, मैक्सिमम सिलेबस आपको कवर करना पड़ेगा। तो आपका जितना नॉलेज बेस होगा उतने ही ज्यादा आप मैक्सिमम अटेम्प्ट कर पाओगे। वरना क्या होगा, अरे यार ये तो मैं पढ़ ही नहीं पाया, ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं। जो जितना ज्यादा आप सिलेबस कवर करोगे उतना ज्यादा आप अटेम्प्ट कर पाओगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। तो आप अपना अटेम्प्ट भी बढ़ाने की कोशिश करो और गलती को कम करो। तो जब गलती, कुछ लोग क्या होंगे कि 80 में से 70 कर देंगे, कुछ लोग 95 करके भी 70 नहीं ला पाएंगे। तो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर एक्यूरेसी। अच्छा, ये एक्यूरेसी जो है इसको कैसे चेक करेंगे कि कितनी है? ये ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज हमने दिया है ना, उसमें आप देखो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया गया है। लोगों की रैंक कितनी है, आपकी रैंक कितनी है, कितना टाइम लगा रहे हो, सही क्वेश्चन गलत कर रहे हो, गलत को कैसे क्वेश्चन सही कर रहे हो आप, कितना टाइम लगा रहे हो, टफ वाले क्वेश्चन गलत हो रहा है, इजी वाले। तो जहां पर वो आपको ना इंडिकेटर सारा बताएगा आपको, उसी के हिसाब से डायरेक्ट होकर सारी चीजें काम करनी है। तो जहां गलती दिख रही है उस पर काम करना है। तो जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर एक बार उठा के लगाने की कोशिश करो, 2 घंटा समय निकाल के देखो पिछले साल के पेपर आप कितना कर पा रहे हो, और अदर फार्मेसिस्ट का लगा के देखो आप जरा एक्यूरेसी क्या है। टेस्ट सीरीज में एक्यूरेसी अपनी चेक करो, 2 घंटे बैठ के लगा के आप टेस्ट सीरीज लगा के देखो क्या आपका सीन है इस समय। और फिर उसके बाद जब 1-2 महीने बाद आप पढ़ के रिवाइज करके टेस्ट सीरीज लगा के फिर फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाओ, तब देखो क्या सीरीज है आपका, क्या उसमें स्टांस रहा है, क्या आपका इंप्रूवमेंट है। ये सब सारी चीजें एक्यूरेसी आपको चेक करने का तरीका मैंने आपको आइडिया दे दिया। सब कुछ व्यवस्था है इस कोर्स में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। तो OSSC का जो कोर्स जो कि 999 में केवल आपको मिल रहा है, बहुत कुछ इसमें मिल रहा है। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू हाउ यू आर गोइंग टू यूटिलाइज इट। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना यूटिलाइज कर रहे हैं। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी देयर। आपको 1 रुपए 40 कौड़ी कहीं कुछ खर्च करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल अपना समय देना है और सही तरीके से पढ़ना है और मैक्सिमम खींच के पढ़ना है, बस इतना करना है आपको। तो ये सब सारी चीजें, तो आप मैक्सिमम अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। सेम इसी स्ट्रेटजी पे बेस्ड आपका कोर्स भी है, उसको उसी तरीके से डिजाइन किया गया है, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं। अच्छी बात है कि आपको अलग से कोई किताब या अलग से कुछ भी पकड़ा के आपको नोट्स देके बहकाया नहीं जा रहा है कि नहीं मैंने पढ़ा है कुछ और, नोट्स में कुछ और है। वहां पर एफर्ट्स आपके डुप्लीकेट होते हैं। अगर आप यहां 2 घंटे भी पढ़ रहे हो तो आपके मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। सेम चीज मैं नोट्स आपको शेयर कर रहा हूं, तो आप दोबारा जब पढ़ोगे तो आपकी चीजें रिवाइज होंगी। ऐसा नहीं कि यहां भी पढ़ा दिया, किताब में पढ़ा दिया एंड यू आर स्टिल कंफ्यूज्ड। एक ही एफर्ट्स को 2-2 बार नहीं करना है, ठीक है। उसके साथ साथ आपकी भी कुछ नैतिक जिम्मेदारी बनती है, आप भी कोशिश करेंगे। जो कोर्स दिया जा रहा है ये आपका सिलेक्शन दिलाने में सक्षम है, डिपेंड करता है आपकी कितना उसको अच्छे से यूज कर रहे हो, किस प्रॉपरली तरीके से आप उसको यूज कर रहे हो। तो जो सिलेबस है वो पूरी तरीके से जो मैटर दिया जा रहा है वो सक्षम है आपका सिलेक्शन दिलाने में। लेकिन सिलेक्शन केवल एक ही तरफ से नहीं होता कि मैं सब कुछ ज्ञान बांट दूं और आपका सिलेक्शन हो जाए, ऐसा नहीं होता है। आपका भी एफर्ट होता है। तो मेंटर के साथ साथ मेंटर आपको रास्ता सुझा सकता है कि बेटा ये रास्ता है, भाई साहब ये रास्ता है, यही आपको करना है, इस तरीके से फॉलो करना है। अल्टीमेटली आपको एग्जाम देना होता है, अल्टीमेटली आपको एफर्ट देना होता है, ठीक है। तो ऑनेस्टली आप कोशिश करिए, ऑनेस्ट भरी कोशिश, टाइम पास मत करिए कि नहीं मैंने आज 4 घंटे पढ़ा। अगर आपने 4 घंटे पढ़ा तो आउटपुट क्या है, कितना सीखा, तो अपना फोकस सीखने पर आप लगाओ।
लर्निंग्स पे कि आज हमने सीखा क्या। अगर 2 घंटे मैंने पढ़ा, फोकस, डू नॉट फोकस ऑन टाइम की कितना मैंने पढ़ा, 1 घंटा पढ़ा, 2 घंटा, 4 घंटा, फोकस ऑन व्हाट आई हैव इंप्रूव्ड। कल जो मेरा नॉलेज था, 2 घंटे पहले मेरा नॉलेज था, क्या उससे नॉलेज मेरा अपडेट हुआ कि नहीं हुआ, उस पर ज्यादा फोकस करना, और वो नॉलेज आपका सिलेबस से मैच खाना चाहिए, ये सब सारी चीजें। ठीक है, तो आप थोड़ा सा सेल्फ स्टडी का भी जो है आदत डालिए, सेल्फ स्टडी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, शॉर्टकट मत अपनाइए कि हाँ ये बुक मिल जाए, वो बुक मिल जाए, यहां से मिल जाए, वहां से मिल जाए, नो, एब्सोल्युटली नॉट। आप हमेशा स्टैंडर्ड बुक्स को रेफर करिए। ठीक है, और जो आपने डिप्लोमा में अच्छी किताबें पढ़ी हुई हैं अपने इंडिविजुअल, उन्हीं इंडिविजुअल बुकों को पढ़िए, सप्लीमेंट करिए। अगर कोई एक किताब है जिसमें सब कुछ लिख जाए और आप सिलेक्ट हो जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आपका केवल और केवल समय से बर्बाद होने वाला है, क्योंकि 2 साल का सिलेबस एक पतली सी किताब में नहीं। आप 2 साल में कितने टीचर आपको पढ़ाते हैं, कितनी किताबें आप पढ़ते हो, कितना टाइम देते हो, 2 साल आप देते हो तब जाके कर पाते हो। तो एक किताब में सब कुछ लिख के ले आना और सारी चीजें कर देना, इट इज एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल। कोई भी हो, सीधे सीधे सरेआम काटा जा रहा है बस, और कुछ नहीं, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। यस, दिस टाइप ऑफ बुक्स कैन समवॉट हेल्प यू, आपको हेल्प कर सकती हैं, कुछ फैक्ट दे देंगी, लेकिन वो फैक्ट आप क्या करोगे, आपको रिलेट ही नहीं कर पाओगे। तो बेहतर है कि आप स्टैंडर्ड किताबें पढ़िए। तो जब आप स्टैंडर्ड किताबें पढ़ोगे ना, तो किताबें थोड़ी सी लेंदी लिखी होती हैं, किताबें जब आप पढ़ोगे थोड़ी लेंदी होती है, थोड़ा बैकग्राउंड होता है, अच्छा डीएनसी एक्ट आया क्यों आया। सिंगल हैंडेड बुक में क्या सीधे डीएनसी एक्ट इस ईयर में आया, इस ईयर में आया, पूरा फैक्ट के बौछार है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कहां से आ गया, कैसे आ गया। जब अच्छी किताबें जैसे एनके जैन जूरिस्प्रूडेंस का पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा, अच्छा जूरिस पहले ये था प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए डीएनसी एक्ट लाया गया, ये नया संशोधन लाया गया, अब ये सीन है, ये सारी चीजें। और बाकी जो अपडेट होंगे वो मैं आपको कोर्स में अपडेट देता रहूंगा। तो आप अच्छी किताबें पढ़ने का आदत डालिए, बजाय कि सिंगल हैंडेड बुक। ठीक है, आपको कहीं कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप कहीं भी बेमतलब का इन्वेस्टमेंट मत करिए, भरोसा रख के अच्छे से पढ़िए। ठीक है, तो स्टैंडर्ड किताबें आप अच्छे से पढ़िए और जो तरीका बताया हो उसी को आप फॉलो करिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, कुछ डाउट आपके हो तो आप पूछ लीजिए, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस। रेगुलर क्लासेज आपको बैक टू बैक मिलने स्टार्ट हो गई हैं। तो आज आपका फर्स्ट सेशन स्ट्रेटजी वाइज सेशन हो गया है, अब आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, इधर से क्लासेज भी बैक टू बैक आपको मिलने वाली है। सो नाउ यू कैन स्टार्ट। चलिए, कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ लीजिए फटाफट। सर मैं ओबीसी कैटेगरी में हूं, तो मैं यूआर में अप्लाई करूं या फिर एससीबीसी कैटेगरी में ओनली वाला पोस्ट है। और देखिए, एक जो है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन्होंने विष्णु प्रकाश जी ने पूछा, देखिए क्या है ना, रिजर्वेशन वाला, जनरल, ओबीसी, एससी एसटी, या फिजिकली चैलेंज वाले हों, या फिर एक्स आर्मी के लोग हों, रिटायर्ड हों, एक्स सर्विसमैन हों। देखिए जो लोअर कैटेगरी, जैसे 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 मान लीजिए एससी एसटी हैं, यहां पर अलग अलग सबका रिजर्वेशन है। जनरल में आप देखेंगे 10% ईडब्ल्यूएस का है रिजर्वेशन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का। इधर 27% आरक्षण आपको देखने को मिलेगा, लेकिन 27% में लोग बाग बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अगर कोई ओबीसी का कैंडिडेट है, वो इतना नंबर ले आता है कि वो जनरल में आता है, तो ओबीसी का कैंडिडेट अगर वो सर्टिफिकेट भी लगाएगा और नंबर इतना बढ़िया उसका है, तो वो जनरल में ट्रीट होगा। इसका मतलब जो उसके पीछे वाले ओबीसी के लोग हैं उनको मौका मिल जाएगा। तो एससी एसटी वाला ओबीसी में जा सकता है, ओबीसी वाला जो है जनरल में जा सकता है, या एससी एसटी वाला जनरल में सिलेक्ट हो सकता है बेस्ड अपॉन कितना नंबर है। लेकिन अगर कोई चाहे जनरल का कैंडिडेट ओबीसी की सिलेक्ट हो जाए, नहीं होगा। कोई ओबीसी का चाहे कि मैं एससी एसटी की सिलेक्शन सीट पे सिलेक्ट हो जाऊं, एब्सोल्युटली नॉट, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, एक रिजर्वेशन हॉरिजेंटल वाला होता है, एक वर्टिकल रिजर्वेशन, 2 रिजर्वेशन सिस्टम अपने इंडिया में काम करते हैं। तो ये बात आपको समझने की जरूरत है। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आप ओबीसी में जा सकते हैं, ओबीसी में है तो आप जनरल में जा सकते हैं, एससी एसटी वाले जनरल में जा सकते हैं। अगर आपका नंबर, आप एससी एसटी में है लेकिन आपने इतना बढ़िया परफॉर्म किया, आपके नंबर इतने हैं, तो आपका जो है इधर जनरल में हो जाएगा सिलेक्शन, वहां पर फिर सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी यू विल बी सिलेक्टेड इन जनरल। और जो आपके कास्ट में होंगे, आपके उस क्राइटेरिया में होंगे, और लोग जो वेटिंग में होंगे उनको मौका मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चाहे एससी एसटी से हो चाहे ओबीसी से हो, अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो डेफिनेटली आप ऑटोमेटिकली जनरल में ट्रीट किए जाओगे, सर्टिफिकेट आपने लगाया हो ना लगाया हो। इसका मतलब साहब कि आप सीधे जनरल में मत अप्लाई करिए। जब आपके पास आपकी कास्ट का सर्टिफिकेट है तो कास्ट सर्टिफिकेट आप जरूर अप्लाई करिए। ठीक है,
तो जिस भी कास्ट के आप हैं, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस का है तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, ओबीसी का, एससी एसटी का, आप अपने कास्ट में ही, आप अपने कैटेगरी में ही अप्लाई करेंगे। समझ गए आप बात? ये मत सोचिए कि नहीं मैं जनरल में, नहीं, आप अप्लाई इसी में करिए, क्योंकि इट्स अ स्टेट वैकेंसी। बाहर के लोग भर नहीं पाएंगे, बाहर लोगों को रिजर्वेशन मिलने भी वाला नहीं है। बाहर के लोग हमेशा आउटसाइड की वैकेंसीज में हमेशा जो रिजर्वेशन होता है वो इनर लोगों को ही मिलता है, जो वहां के निवासी होते हैं इस स्टेट के। तो आप ये गलती नहीं करना, फॉर्म भरते वक्त आप अपनी कैटेगरी में ही अप्लाई करेंगे। सर्टिफिकेट, अगर आपको रिजर्वेशन लेना है तो योर सर्टिफिकेट शुड बी करेक्ट एंड अपडेटेड, ये गलती नहीं करनी है। बाकी वो कमीशन डिसाइड करेगा कि आप एससी एसटी को, ओबीसी का आपका अच्छा नंबर तो आपको जनरल में डाल देगा, ये तो लेट देम डिसाइड। आप अपने कैटेगरी में ही अप्लाई करेंगे, ये ब्लंडर मिस्टेक नहीं करना है किसी को भी। चलिए, और कुछ सवाल? भर सकते हैं। ठीक है, उड़ीसा वाले फॉर्म में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है कि सर हम बाहर के भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं। ऑलरेडी आई हैव मेड अ वीडियो। तो जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी वहां कहीं मेंशन नहीं किया नहीं उड़ीसा के बाहर के लोग नहीं भर सकते हैं, लेकिन बाद में नीचे क्राइटेरिया देखो, उनको उड़िया आना चाहिए, उनका उड़िया में एजुकेशन होना चाहिए। इतना क्राइटेरिया टिपिकल है कि कोई कर ही नहीं पाएगा बाहर स्टेट का। तो सीधे यही साफ है कि बाहर के लोग डिमोरलाइज किए गए, बाहर के लोग नहीं भर सकते। इस तरीके से क्राइटेरिया को सेट किया गया है। ठीक है, उड़ीसा के ही निवासियों को प्रेफर किया गया है। तो ऑलरेडी मैंने वो आपको क्लियर किया हुआ वीडियो में, जो यूट्यूब पे वीडियो डली हुई है वैकेंसीज के बारे में, ऑलरेडी आई हैव क्लैरिफाइड इन दैट, सब कुछ क्लैरिफाई किया हुआ है। हाँ सर, एम्स यारी का कट ऑफ कितना रहने वाला है बताए नहीं, और कुछ अपडेट? देखिए, कट ऑफ वगैरह ना ऐसे नहीं एक दिन में डिसाइड होता है, कट ऑफ हमेशा थोड़ा सा समय लेके करना चाहिए। दो चीजें हैं, मैं व्यूज वाला इंसान नहीं हूं कि मुझे फटाक से व्यूज मिल जाए। व्यूज के लिए मैं थोड़ा सा ना एस्टिमेट करता हूं। अभी मैं बच्चों से बात कर रहा हूं क्योंकि रिसेंटली अभी एग्जाम हो रहा है, तो बहुत सारे बच्चों से ग्रुप में बात किया, बाहर के बच्चों से बात किया, और भी बच्चों से बात कर रहा हूं। तो डेटा में एनालाइज करो, बहुत जल्दी मैं इस पे अपडेट दूंगा आपको। ठीक है, परेशान मत होइए। जो कट ऑफ एम्स का जाता है वही कट ऑफ लमसम हर जगह रहता है, कुछ नया नहीं होने वाला है। और सभी लोग कट ऑफ के पीछे इतना परेशान रहते हैं। कट ऑफ एक चीज से नहीं डिसाइड होती है, कट ऑफ कितने बच्चे बैठे हुए थे, किस लेवल का पेपर आया हुआ था, कितनी सीट थी। तो कट ऑफ एक चीजें नहीं डिसाइड होती है। तो जो आपके कंट्रोल में नहीं उसमें बहुत ज्यादा सर मत मारिए। आपने एग्जाम दिया है, बेस्ट दिया है, शांति से पढ़े रहिए, और जो भी गलती लगे उसको इंप्रूव करके नेक्स्ट एग्जाम में दीजिए। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करिए, मैं कट ऑफ के साथ बहुत सारी चीजें क्लैरिटी लाऊंगा। ठीक है, जैसे एसआईसी का सब लोग एस्टिमेट कर रहे थे इतना आएगा, इतना आएगा, इतना आएगा, लेकिन इस बार एसआईसी कट ऑफ में आपको फेरबदल देखने को मिलेगा। नॉन फार्मा की वजह से, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की वजह से, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, सो जस्ट वेट फॉर दैट। यस, स्टैंडर्ड बुक मैं सजेस्ट करूंगा, परेशान मत होइए, सारी चीजें एक एक करके सब्जेक्ट वाइज में डिस्कस करूंगा। और कोई क्वेश्चन किसी को पूछना है फटाफट पूछिए आप। तो एक मन में आपके आज क्लैरिटी हो गई है, बिकॉज दिस इज अ इंट्रोडक्टरी सेशन, आज शुरुआत है। तो आपको ये सारी चीजें जो है पता होना चाहिए, कैसे हमें पढ़ना है, कैसे प्रोसीड करना है, कहां से पढ़ना है, कैसे कोर्स को यूज करना है, वो सब सारी चीजें। ठीक है, फार्मा पाथफाइंडर्स एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन पे सारी चीजें हैं। ठीक है, फार्मा पाथफाइंडर्स। ठीक है, फार्मा पाथफाइंडर्स। अब देखो, मैं आपको मोबाइल में भी थोड़ा दिखा देता हूं। लैपटॉप एक्सेस जब भी चाहिए आप मुझे कनेक्ट करिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, आपको लैपटॉप एक्सेस वगैरह मैं सारी चीजें दे दूंगा, उसको आप अच्छे से यूज करिए। ठीक है, कोर्स को। ठीक है, थोड़ा सा और आपको लाइव बताता हूं कि कैसे इसको अच्छे से यूज करना है। एक मिनट दीजिए जरा, जस्ट गिव मी 1 मोर मिनट। ये देखिए, ये जो चैट ऑप्शन है ना, इस चैट में आपको ग्रुप बना हुआ है। यहां पर आप एक देखोगे, एक ग्रुप बना हुआ है आपका, एक इंडिविजुअल चैट है ट्यूटर वाला। तो आप ट्यूटर से भी कनेक्ट हो सकते हो, यहां पर लाइव क्लासेस वगैरह सब आपको यहीं पर मिलने वाली है। तो बढ़िया व्यवस्था है आपके क्लासेस वगैरह की। फिर जब आप स्टोर ऑप्शन में जाएंगे तो बहुत सारे आपको कोर्सेज दिखेंगे, वहां पर अपने कोर्स में जाना है। तो अपने कोर्स में जैसे आप उड़ीसा वाले पे गए,
वहां पर आपको परचेज सेक्शन में दिखेगा ये कोर्स, ठीक है। तो उड़ीसा वाले सेक्शन में आपको दिखेगा। एक मिनट, एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा नेट स्लो है, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे अलग अलग आपको दिखेगा। यहां कंटेंट, ये देखिए कंटेंट आपको दिख रहा है। यहां पर लाइव क्लासेस, तो जो लाइव क्लासेस होती हैं वो यहां पर आपको शो होने लगेंगी इस वाले सेक्शन में। लेकिन यहां पर कभी कभी सीरियल इश्यूज होता है, तो आपको चीजें यहां पर पढ़ाई आपको कंटेंट से ही करनी है, ठीक है। तो एक हफ्ते तक क्लासेस लाइव क्लासेस टाइप में होती है, जैसे अभी जो लाइव क्लास हो रही है वो आपको दिख जाएगी यहां पर। लेकिन वहां पर सीरियल कंफ्यूजन ना हो, तो आपको कंटेंट से सारी पढ़ाई करनी है, वो सब चीजें, ठीक है। तो एक प्रोसेस थोड़ा बहुत आइडिया आपको मैंने दे दिया ऐप पे। देखिए, अगर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अदर बैचेज में रजिस्टर्ड हैं, तो जब अदर बैचेज में आप रजिस्टर्ड हो, वहां पर देखो फर्क क्या होता है, ध्यान से आप सुनो। जो फार्मासिस्ट का कोर्स होता है ना, फार्मा का पोर्शन लगभग, चाहे वो एसआईसी हो, सीजीएचएस हो, आरआरबी हो, एम्स हो, चाहे आपका उड़ीसा का आप देख लो, इन सब का फार्मा पोर्शन लगभग लगभग आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी का ही सेम देखने को मिलेगा, ठीक है। ये वाला फर्क कहां होता है, नॉन फार्मा पोर्शन में, ठीक है। और नॉन फार्मा पोर्शन का रेशियो, तो बहुत सारे बच्चे अदर बैच में भी रजिस्टर्ड हैं, तो अगर उनको लग रहा है कि सेम इस बैच का सिलेबस और उस बैच का सिलेबस सेम है, फिर तो उस बैच से काम चल जाएगा, क्यों पैसे लगाना बार बार। लेकिन अगर लग रहा है कि नहीं काफी डिफरेंशिएटिंग, अगर 30% से ज्यादा डिफरेंस है, तो आपको लगता है कि नहीं यार यहां पर तो काफी डिफरेंट चीजें हैं, वहां से अलग है, तो फार्मा तो लगभग लगभग सबका सेम है, नॉन फार्मा में डिफरेंस है, ठीक। तो अगर आपको लग रहा है कि 30% ज्यादा का वेरिएशन है, तब आप उस बैच में रजिस्टर्ड होइए। नहीं अगर फर्क लग रहा है तो यू कैन कंटिन्यू विद द सेम बैच, क्योंकि यहां हमारा फोकस पैसे कमाने पर नहीं, फोकस है कि आपका सिलेक्शन हो, ठीक है। तो अगर आप किसी बैच में, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट अदर बैचेस में भी रजिस्टर्ड है, तो अगर आपको लगता है कि सिलेबस मैचिंग है, तो क्यों जबरदस्ती का फिर अलग अलग बैचेज में रजिस्टर्ड करना। कोई इस तरीके से नहीं बताएगा, क्योंकि उसका रेवेन्यू लॉस होगा। लेकिन यहाँ रेवेन्यू की बात नहीं है, इट्स अबाउट योर करियर, तो यहाँ पे खुल के आपको जानकारी दी जाएगी, ठीक है। तो अगर आपके सिलेबस में इट इज वेरिएशन ऑफ मोर देन 30%, देन गो फॉर सेपरेट कोर्स, अदरवाइज नो नीड टू गो फॉर सेपरेट कोर्स। और कुछ सवाल? हाँ, लैपटॉप एक्सेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे 9519998021 पर, ठीक। इस पर एक मिनट रुकिए जरा, 9519998021। इकलौता ट्विटर आपको ट्विटर मिलेगा जो आपको इतना सरदर्दी मोल लेता है। बच्चों के लिए काम करते हैं हम लोग, मेरा नंबर पब्लिक डोमेन में है, दबा के कॉल आती है, लेकिन सबके लिए। अब कुछ लोग नाराज भी हो जाते हैं कभी कभी कि सर कॉल नहीं उठ पाई, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल, नाराज होने की जरूरत नहीं है। कभी नहीं बात हो पाई, आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर दो, ठीक है। तो नाराज नहीं होना है, समझना है ये सब सारी चीजें। फार्मा पाथफाइंडर्स एप्लीकेशन को अच्छे से यूज करना है, ठीक है। तो जो लोग नए हैं, ये फार्मा पाथफाइंडर्स एप्लीकेशन, उस पर बताइए, आपको ऐप स्टोर पर भी देखने को मिलेगा, इस पे सब सारी चीजें, इसको अच्छे से यूज करिए। हाँ, कुछ लोग आईफोन के लिए यूज करेंगे, तो उनके लिए भी प्रोसेस बता देता हूं मैं। आईफोन वालों के लिए आईफोन का थोड़ा प्रोसेस अलग है, या आईओएस का प्रोसेस अलग है। उसके लिए सबसे पहले हमारा ऐप डाउनलोड करना है, माई इंस्टीट्यूट, रेड कलर का आएगा, उसमें ORG कोड डालना है, RBZQT। ये कोड डालोगे आप, फार्मा पाथफाइंडर्स ऐप खुल जाएगा। स्टोर ऑप्शन में जाके कोर्स को परचेज कर लेना है, या फिर कोर्स को एक्सेस कर लेना है। तो आईफोन के लिए प्रोसेस है, फार्मा पाथफाइंडर्स ऐप डायरेक्टली अवेलेबल है एंड्रॉइड पर। लैपटॉप के लिए प्रोसेस मैंने नंबर बता दिया। तो जिस भी चीज पे आपको चाहिए एक्सेस, इट इज एक्सेसिबल। अगर आपको लगता है कि फोन में पढ़ने में दिक्कत है, मेरे पास टैबलेट है, मेरे पास लैपटॉप है, तो क्यों अपना सरदर्दी कराना है, आप बड़े स्क्रीन पे एक्सेस लो, पढ़ाई करो, क्या दिक्कत है। चलिए ठीक है, और कुछ सवाल? क्लासेज आपको शाम को मिल रही हैं, तो आप पूरे दिन फ्री रहते हो, तो जब आप पूरे दिन आप फ्री हो, तो आप इसको यूज अच्छे से करो। आपके पास ऑलरेडी कंटेंट्स आर देयर, बहुत सारी चीजें आ रही हैं, आने वाली हैं।
यस, संकल्प बैच देखो दो चीजें हैं हमारे पास ना। आप देखोगे 2-3 बैचेस फार्मासिस्ट के दिख रहे होंगे। एक संकल्प बैच, संकल्प बैच देखिए, जो संकल्प बैच मैं ऑनेस्टली खोल के बताऊं, संकल्प बैच इस तरीके से डिजाइन किया कि वो सब में फिट हो जाता है। तो अगर कोई बच्चा, ऐसा बच्चा जो उड़ीसा के साथ साथ और फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहा है, देन ही और सी इज प्रेफरिंग संकल्प बैच, बेस्ट है वो। लेकिन केवल और केवल आपको अगर उड़ीसा का करना है, देन यू शुड गो फॉर उड़ीसा डीआई, उड़ीसा फार्मासिस्ट बैच। तो ऐसे छात्र जो केवल उड़ीसा, केवल और केवल उड़ीसा की तैयारी करनी है, OSSC वाला कोर्स आप रजिस्टर्ड करेंगे। लेकिन उड़ीसा के साथ साथ अदर भी अगर आप करना है तो संकल्प बैच आप करेंगे, क्योंकि संकल्प बैच बेस्ट है। ये भी बेस्ट है, लेकिन ये केवल उड़ीसा के हिसाब से है, वो उड़ीसा और अदर सबके हिसाब से डिजाइन किया गया है। इट मींस कि संकल्प बैच में भी उड़ीसा का सिलेबस इंक्लूडेड है। तो आप रजिस्टर्ड अगर संकल्प बैच है तो डरने की बात नहीं है, सिलेबस, होल सिलेबस विल बी कवर्ड। एक सिलेबस से, एक बैच से मल्टीपल बच्चों को फायदा देने की कोशिश की जा रही है। कौन कोचिंग वाला करेगा? आफ्टर ऑल रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू लॉस होता है ना सबका। लेकिन हम करते हैं ऐसा, हम चाहते हैं कि वास्तव में आपको फायदा दिया जाए। ठीक है, ये सही और एम्स, ओके। देखिए विश्व प्रकाश जी कह रहे हैं कि कभी कभी कुछ मार्क्स हम लोग रह जाते हैं। देखिए जब भी मैं बोलता हूं कभी कभी अगर हम कुछ मार्क्स से चूक कर रहे हैं ना, जैसे हम लोग, इट इज नॉट गोइंग टू बी पर्सनल, साउथ अफ्रीका का नाम चोकर चोकर बोलते थे, फिर इंडिया का नाम चोकर हो गया, एक्चुअली वी आर चोकर्स। तो ऐसा नहीं है, नोबडी इज गोइंग टू बी चोकर। लेकिन हमें क्या करना है, कभी ऐसा हो ना तो हमें सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए, कभी भी सेल्फ एनालिसिस। बहुत सारी, मैं जब एज ए एस्पिरेंट जब स्टार्टिंग में देता था, एक एग्जाम का फोबिया होता था, मेरे को समझ में नहीं आता। अरे अब तो उम्र हो गई ना, अब धीरे धीरे मैच्योर हो रहे हैं, धीरे धीरे सीखा गलतियों से, अब वो सब डर भाग गया एग्जामिनेशन का, बिल्कुल खत्म है, जीरो है। लेकिन एज ए एस्पिरेंट जब आप एग्जाम देते हो आपके ऊपर बहुत सारा दबाव होता है। तो जब कभी गड़बड़ हो तो आपको हमेशा सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए, गलती कहां हो रही है आखिर। ठीक है, गलती कहां हो रही है। मैं बार बार एग्जांपल इसरो का देता हूं, आज भी एग्जांपल इसरो का दूंगा। जब चंद्रयान 2 फेल हुआ या पार्सली पास हुआ, गलती कहां थी वो पता किया गया, और आगे गलती ना हो इस बात का ध्यान रखा गया। सेम अप्रोच आप यूज करिए कि जितने पिछले एग्जाम में गलती क्या हो रही है, आप 1 घंटे में गलती मत पता लगाइए, आप 1 दिन दीजिए, 2 दिन दीजिए, 4 दिन दीजिए। सबसे पहले तो जब बैक टू बैक एग्जामिनेशन दे ना निकले आपका एग्जामिनेशन, रुक जाना चाहिए आपको। भाग भाग के नहीं, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन का ब्रेक लो। वो चीज करो जो आपको खुशी देती हो, घूमने चले जाओ, पेरेंट्स से मिलने चले जाओ, दूर रह रहे हो तो दोस्तों के साथ चले जाओ, मूवी देख लो। आपका जी थोड़ा सा इधर उधर होना चाहिए, थोड़ा बहुत। हर वो काम करना जो हमें खुशी दे। खुशी का मतलब ये नहीं कि मन कुछ भी कह किया जा रहा है, फालतू की चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना है, लेकिन आपको थोड़ा सा रिलैक्स होना है। तो जब कभी एग्जाम बैक टू बैक ना हो तो गेट रिलैक्स, थोड़ा सा रिलैक्स होइए। आपको पता है कि आपका शरीर रिलैक्स कैसे होता है। कोई यूट्यूब देख के रिलैक्स कर लेता है, कोई सोशल मीडिया देख के रिलैक्स कर लेता है, कोई घूम के रिलैक्स कर लेता है, कोई मूवी देख के रिलैक्स कर लेता है, कोई माँ बाप से बात करके, कोई माँ बाप के पास मिल के रिलैक्स कर लेता है, कोई दोस्तों के साथ चिल आउट करके रिलैक्स कर लेता है। जैसे आपको, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। थोड़ा सा आप रिलैक्स होइए, फिर ठंडे दिमाग से सोचिए। हमेशा अपने दिमाग को जो है शांत रखना है, क्योंकि एक शांत दिमाग की जिंदगी में कुछ करेगा, बाकी उलझा हुआ दिमाग कुछ नहीं करने वाला है। शांत दिमाग बहुत जरूरी है। योर माइंड शुड बी वेरी, यू कैन से, बहुत ही शांत होना चाहिए उसको। ठीक है, थिंकिंग आनी चाहिए, क्रिएटिविटी तभी आएगी। तो अब देखिए, सेल्फ एनालिसिस थोड़ा सा करिएगा। अच्छा मैं ये एग्जाम दिया, इसमें क्या गलती थी, थोड़ा बारीकी से एक एक क्वेश्चन को पकड़ के एनालिसिस करिए। अच्छा इसमें ये गलती थी, ये गलती थी। फिर आपको एक लार्जर पिक्चर लगेगा। अच्छा ज्यादातर क्वेश्चन रिवीजन की वजह से गलत हो रहे थे, ज्यादातर क्वेश्चन मैंने पढ़े ही नहीं थे, ज्यादातर क्वेश्चन आउट ऑफ द कंटेक्स्ट आ गए थे, ये वाला क्वेश्चन मैंने जल्दीबाजी में गलती कर दिया, ये वाला मैं सोच रहा था ऑप्शन ये लगाऊं लेकिन लास्ट मोमेंट पे ऑप्शन बदल दिया मैंने। आपको अपनी गलती नजर आएगी। फिर दूसरा एग्जाम देखो, दोनों मैच करो कि क्या कुछ ट्रेंड है जो हर मैं एग्जाम में कन्वे कर रहा हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं बार बार सिली मिस्टेक हर में कर रहा हूं, हर में कर रहा हूं, 2-4 नंबर से बॉर्डर पे आकर लटक जा रहा हूं। तो वो ट्रेंड पकड़ना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई ट्रेंड बन गया जो हर एग्जाम में मैं फॉलो कर रहा हूं। एनालिसिस करनी है।
मैक्सिमम सिलेबस कवर करना है, टू द पॉइंट पढ़ाई करनी है, फालतू कुछ भी नहीं पढ़ाई करना है, भरोसा करके पढ़ना है खुद पे, अपने मेंटर पे। ये सब काम करिए, डेफिनेटली उस पर काम आएगा। ठीक है, आप स्कोर इंप्रूव करने पे, आपका स्कोर कम आ रहा है, उसको इंप्रूव कैसे किया जाए मैंने बताया। आप पिछले साल के जितने पेपर है वो लगा के जाइए आप, ठीक है, रिवीजन करके अच्छे से जाइए, प्रैक्टिस करके अच्छे जाइए, ये सब करके जाइए। ठीक है, जहां गलती है तो गलती को पकड़ना बहुत जरूरी है। अगर कुछ नंबर से रुक रहा है इट मीन्स कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है, उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए। अगर सेम गलती रिपीट करोगे सेम रिजल्ट होगा, तो इसलिए ऐसा नहीं करना है। यू नीड टू स्टॉप एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई द मिस्टेक। एग्जाम का पढ़ाई का शुरुआत कैसे करना है, जो ऐप में दिए गए हैं उसको पहले कंप्लीट करना है या क्या करना है? देखिए, दो चीजें हैं स्टार जी। आपको एक चीज तो आपको लाइव वाले टैब में आती रहेंगी और इधर कंटेंट वाले में है। आपको दोनों में बैलेंस अप्रोच बनाना है। देयर शुड बी बैलेंस अप्रोच। एक तरफ से इधर से क्लासेस जा रही हैं, एक तरफ से इधर रिकॉर्डेड सेशंस भी आपको आ रहे हैं, तो आप दोनों बैलेंस अप्रोच बना के चलो। ठीक है, इधर पे सब्जेक्ट जो पढ़, मान लो इधर जैसे सूटिक्स चल रहा है, जूरिस्प्रूडेंस चल रहा है, तो इधर पे आप क्या करो, दोनों का अप्रोच, अगर सूटिक्स में कुछ कंटेंट है दोनों का अप्रोच को मिक्स करके पढ़ो। एक दो सब्जेक्ट और एक्स्ट्रा आप स्टार्ट कर दो, जैसे कोलोजी है तो कोलोजी आप स्टार्ट कर दो, कोग्नोसी तो कोग्नोसी स्टार्ट कर दो। वही पैटर्न है, वीडियोस को अच्छे से देखो, शॉर्ट नोट बनाओ, रिवाइज करो, टेस्ट सीरीज लगाओ। तो आपको दोनों में बैलेंस बनाना पड़ेगा। ठीक है, इधर पे खाली टाइम जो आपके पास पूरा दिन होता है उसमें कंटेंट को यूज करना, और शाम को लाइव वाले टाइम में आपको जुड़ के लाइव क्लासेस वगैरह सारी चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, तो देयर शुड बी अ बैलेंस अप्रोच, दोनों में बैलेंस बनाना है। और कुछ? कुछ और पूछना चाह रहे हैं आप सभी लोग? पूछ लीजिए, कुछ और पूछना है तो। राइट, चलिए, सो आई हैव गिवन द मैक्सिमम आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चन। देखिए, लाइव सेशन का यही फायदा, आपको डायरेक्टली सारी चीजें मिल रही हैं, ट्यूटर से आप इंटरेक्ट कर रहे हो, फटाफट आप जो है सब चीजें पूछ ले रहे हो और जवाब भी आपको मिल जा रहा है। ठीक, तो फार्मा पाथफाइंडर्स ऐप में जो कंटेंट है आपके कोर्स में उसको अच्छे से यूज करना है बेहतरीन तरीके से। इसी टाइम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी जैसे क्लासेस स्टार्ट हुई थी उसके आधे घंटे देखिए, थोड़ा सा क्लासेस आगे पीछे हो जाती हैं। क्यों? अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपकी क्लास मान लीजिए 9 बजे तक है, लेकिन डाउट ढेर सारे आ गए, तो क्या मैं कह दूं नहीं नहीं 9 बज गए आप जल्दी जल्दी खाली करो? ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो कमर्शियल जिनको खाली पैसे कमाना होता वो करते हैं। अभी मैं यहाँ 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा समय दे दी, इट मीन्स कि 15 मिनट वो क्लास लेट भी होगी, तो थोड़ा सा समय आगे पीछे हो जाता है, बट मैक्सिमम टाइम जो है आपको क्लासेस टाइम से ही मिलेंगे, शाम को इवनिंग। चलिए, 7 to 10 के बीच में आपको देखने को क्लासेस मिलेंगी, तो मैक्सिमम इधर ही आपको। ठीक है, सो मैं सेशन को एंड कर रहा हूं। आई थिंक देयर इज नो मोर क्वेश्चन। आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, टेंशन मत लीजिए, रिलैक्स होकर पढ़ाई करिए। ठीक है, दिमाग को शांत रखिए, रिलैक्स होकर पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, एग्जाम है कोई दिक्कत नहीं है, एग्जामिनेशन है आपकी जिंदगी से बड़ा नहीं है, आपको अपना बेस्ट देना है। बार बार मैं कहता हूं आपको अपना बेस्ट देना है बस। ठीक है, हर वो चीज करिए जिससे आप बेहतर बन रहे हो। बस कोशिश अप्रोच करिए कि फोकस्ड होकर पढ़ाई हो, जो सिलेबस है वही पढ़ाई हो, और अपनी नॉलेज को दिन ब दिन इंप्रूव किया जाए। अगर ये मैच हमें करना रिक्वायरमेंट, तो हम अपना नॉलेज बढ़ाते 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 बढ़ाते, अब वो मैच कुछ बच्चे 1 महीने में कर लेते, कुछ 2 महीने में, कुछ 3 महीने में, सबका आईक्यू लेवल अलग है। तो जिस दिन ये फ्रीक्वेंसी मैच होगी यू विल बी इजीली सेलेक्टेड। तो जो स्टैंडर्ड है ना, हर एग्जाम में क्वालिफाई होने के लिए एक स्टैंडर्ड होता है, कितना हमें होना चाहिए, इतना सिलेबस होना चाहिए, इतनी क्वालिटी मेंटेन करनी होनी चाहिए, वो डेली एफर्ट से ही धीरे 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 इंप्रूव होती है।
स्टैंडर्ड बुक्स के लिए मैं जनेश्वर जी पूरा एक वीडियो सेपरेट बताऊंगा आपको, ठीक है, परेशान मत होइए। ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पर भी बनाया हुआ है, आपके बैच में भी बताऊंगा मैं सारी चीजें, उस पर अच्छे से समझ लेके बताऊंगा, उस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना, उस बुक को कैसे अच्छे से पढ़ना है। वो 10 मिनट में नहीं होगा, एक सेशन चाहिए उसके लिए। ठीक है, कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, आपने मेरे ऊपर भरोसा किया और सारी चीज आप कर रहे हो, अच्छा भी कर रहे हो। अगर कहीं पर कोई मिस्टेक हो रही है उसको इंप्रूव करिए, डेफिनेटली यू विल बी सिलेक्टेड, कोई इशू नहीं। ठीक है, सो आई एम क्लोजिंग द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।